साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी और इस वोट चोरी के तमाम जो उदाहरण आ रहे हैं, जो तमाम तथ्य आ रहे हैं, एविडेंस आ रहे हैं, उनको लेकर न केवल जनता में जागरूकता बढ़ रही है, जनता में उसको लेकर हलचल है, राजनीतिक दलों में हलचल है, भारतीय जनता पार्टी में हलचल है, बल्कि चुनाव आयोग भी उन चीज़ों से धीरे धीरे सीख लेने की कोशिश कर रहा है। जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे और आनंद सीट को लेकर वहां 6,000 से ज़्यादा वोटर लिस्ट से नाम डिलीट होने की जो एप्लीकेशन दिए गए थे, उनका जो मामला ताज़ा तरीन आया है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने बहुत खामोशी के साथ अपने पोर्टल में बदलाव कर दिया है और अब डिलीशन के लिए नियम बदल दिए हैं। क्या कर दिया है उसको हम जानेंगे, लेकिन आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक पटना में हो रही है। बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और तमाम दूसरे मुद्दों के अलावा वहां भी वोट चोरी का मुद्दा हावी है। तमाम उससे बैठक से पहले बहुत सारे नेताओं ने इसको लेकर बात की है और इसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा उस पर भी लोगों की निगाहें हैं। लेकिन जो अपने उद्घाटन भाषण में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बात करेंगे और शाम को पटना में ही महागठबंधन की भी बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि चुनाव अब सिर पर आ गए हैं और कभी भी आने वाले दिनों में घोषणा हो सकती है तारीखों की। चुनाव आयोग इस तैयारी में लगा हुआ है, तो इसलिए अब इंडिया गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी कुछ ठोस सूचना आ सकती है। आज की बैठक में शायद कुछ इस पर फैसला हो सकता है, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं चुनाव आयोग की, किस तरीके से उसने अपने पोर्टल में मतदाता सूची में नाम डालने के लिए और वहां से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए जो कॉलम एक नया बनाया है, वो राहुल गांधी के उन तमाम आरोपों के बाद आया है। तो ये एक तरीके से अमलेंदु जी सीधे सीधे ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग वैसे तो बहुत कि सारे आरोप फर्जी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जिसमें चोरी पकड़ी जा रही है विपक्ष की भाषा में अगर कहें, तो उन पर धीरे से वो अपना सुधार भी कर रहा है और इस तरीके से कि लोगों को पता न चल पाए। हाँ समझिए, एक तरीके से कहा जाए कि अब चुनाव आयोग राहुल गांधी के सामने घुटनों पर आता हुआ नजर दिखाई पड़ रहा है। जी, पहले तो कह दिया था कि ये इनकरेक्ट है और फिर बताया था कि हमने ही एफआईआर दर्ज कराई थी और प्रयास हुआ था और 5,900 कुछ जो थे फॉर्म जो थे वो फर्जी डिलीट करने का प्रयास किया गया था। पहले तो ये सारी बातें कही गई और राहुल गांधी के दावे को इनकरेक्ट बताने की कोशिश हुई। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से मामला बढ़ा और चुनाव के ऊपर दबाव बढ़ा और जैसे ही कर्नाटक सरकार ने सीआईडी की एसआईटी गठित की, उसके बाद चुनाव आयोग एकदम घुटने पर आ गया। चूंकि अब सीआईडी की एसआईटी जो है वो ज्ञानेश कुमार को जांच के लिए बुला सकती है। जी, ठीक है, कानून बन गया है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आप पे मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन आपको सीआईडी के सामने उपस्थित तो पूछताछ कर सकती है, पूछताछ तो करेगी। कर ही सकती है, पूछताछ पे तो रोक नहीं है। जी, तो पूछताछ पे आपको बुलाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है वो इसको वोट चोरों को पनाह दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वोट चोरी कर रहा है। ये राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था। अब इसके बाद चुपचाप जो है एक परिवर्तन कर दिया है चुनाव आयोग ने और वो उसकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है और आज तमाम अखबारों में लीड खबर भी ये है सभी। और खबर ये है कि चुनाव आयोग ने जो उसका पोर्टल था उस पर जो नाम हटाने की प्रक्रिया है, उस नाम हटाने की प्रक्रिया या जोड़ने की प्रक्रिया जो है उसमें केवल पहले मोबाइल नंबर से ही काम चल जाता था कि मोबाइल नंबर आपने डाला उस पर कर दिया जी। लेकिन अब ये उस पर कर दिया है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ये उसमें मैंडेटरी कर दिया, यानी कि आपकी पहचान पकड़ में आ जाए, वरना तो कोई फर्जी सिम किसी के नाम से ले ले और करे फोन, और वही हुआ है और डिलीट करे और उसके बाद वो सिम तोड़ के फेंक दे जी। लेकिन अब जो है वो ये मैंडेटरी कर दिया है। तो ये राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद ही हुआ और इसके बाद हुआ जब सीआईडी ने वहां से चुनाव आयोग से मांगे कि भाई आप उनके हमको आईपी एड्रेस दीजिए जिनसे ये जो थे नाम डिलीट किए गए। अब वो आईपी एड्रेस अगर दे दिए जाएंगे तो असली चोर पकड़ में आ जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने पहले तो असली चोरों को बचाने की कोशिश की और अब ये जोड़ दिया ताकि आगे से ऐसा ना हो पाए। ये एक कोशिश जो की गई है। तो भाई आपने फिर राहुल गांधी को गलत क्यों बताया था, इनका क्यों कहा था? अगर आप अब ये कर रहे हैं
हाँ। दूसरा बात समझिए कि चुनाव आयोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार एसआईआर पर बहस चल रही थी, आधार कार्ड को जोड़ने के लिए मना कर रहा था। अब आपने आधार इसमें क्यों जोड़ दिया है कि आधार से आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। तो यहाँ आपको आधार जरूरी है और वहां आप आधार के आधार पे जो है वो वोट नहीं बनाएंगे। और वहां भी सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया, तब जाकर मजबूर होना पड़ा चुनाव आयोग को कि आधार को भी इसमें जोड़ा जाएगा और आधार के आधार पर भी आप अपना वोट बनवा सकते हैं। तो यहाँ चुनाव आयोग साफ तौर पर देखा जाए राहुल गांधी के सामने घुटनों पर आ गया है और जो राहुल गांधी बातें कर रहे थे उसको अब अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद वोट चोरी का आंदोलन जो है वो रुकने वाला नहीं है। आज जो CWC पटना में बैठक हो रही है उसमें वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा भी तैयार होगी, बिहार के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा तैयार होगी और चुनाव आयोग पर किस तरीके से दबाव बढ़ाया जाए कि वो वोट चोरी में शामिल ना हो और जो वोट चोर है उनको संरक्षण ना दे, इसकी रणनीति पर भी काम होगा। जी बिल्कुल, इसकी रणनीति पर काम होगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के जब उन्होंने आरोप ही नहीं लगाए, जो तथ्य दिए हैं और बताया है कि किस तरीके से वोट चोरी की गई है और यहां पर तमाम लोगों के नाम एक फर्जी एप्लीकेशन के जरिए हटवा दिए गए हैं, घटा दिए, मतलब वहां पर उनके नाम डिलीट करा दिए गए हैं। तो अब ये एक उसको यानी उन्हीं नंबरों से डिलीशन का या फिर वहां नाम जोड़ने का एप्लीकेशन दिया जा सकता है जो फोन नंबर, जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है और चूंकि उसी की मांग हो रही है कि ये दिया जाए कि जिन नंबरों से मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन आए हैं वो कहां से आए हैं, उनके IP एड्रेस दिए जाए और वही नहीं दिए जा रहे हैं। इसी की पूरी लड़ाई चल रही है और अब वहां पर SIT बना दी गई है कर्नाटक सरकार ने। तो उसके बाद ये बड़ा फैसला आया है। लेकिन चुनाव आयोग, अब ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जब आपने गलत किया है और वो गलती बताई जा रही है तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। लेकिन आपने अपने ही वेबसाइट पर इस कॉलम को जब बदल दिया तो ये पता लग गया कि आपको ये गलती का एहसास भी हो रहा है और उसको कैसे सुधार किया जाए वो भी आपको पता चल रहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन CWC में जो आज बैठक हो रही है तो उसमें वोट चोरी को लेकर एक बड़ी रणनीति बनने वाली है और दूसरे बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी वहां गठबंधन के साथ जाती है, इसको लेकर भी बड़ी रणनीति बनेगी। और शाम को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की भी बैठक है पटना में। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें क्या कुछ कहा है उद्घाटन भाषण में। आज सुबह 10 बजे CWC की बैठक ये शुरू हुई है। पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उन्होंने जो वहां पर उद्घाटन भाषण दिया है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है और क्या कुछ कहा है, उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा भी है कि हम लोग ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएंगे। कई सारे पॉइंट्स में अमलेंदु जी नौकरियों का भी जिक्र किया है कि कैसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था और आज क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। सरकार जिन चीज़ों पर, खास तौर पर GST को, अब जैसे चुनाव आयोग एकदम बैकफुट पर आया है या फिर वो राहुल गांधी के आगे उन्होंने जो आरोप लगाए आखिरकार उसने स्वीकार ही कर लिया, गलती स्वीकार कर ली और उसको ठीक करने की भी कोशिश की। सरकार भी GST को लेकर जिस तरीके से आई है और घुटनों पे आई है, जिन सुधारों की बात की जा रही थी विपक्ष कर रहा था, राहुल गांधी लगातार संसद में कई बार उस बात को दोहरा चुके थे, आखिरकार सरकार भी उस पर आई। तो देखा यह जा रहा है कि आखिर विपक्ष जो मुद्दों को उठा रहा था उनमें सच्चाई कितनी है, तथ्य कितने हैं और वो कितने व्यावहारिक है कि चुनाव आयोग को भी और सरकार को भी आखिरकार मानना पड़ रहा है उन चीजों को। हाँ बिल्कुल समझिए। और देखा जाए तो सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई नजर आई CWC की बैठक से जी। और वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है उसकी घबराहट। एक तो कल जिस तरीके से पटना में कांग्रेस के पोस्टर जो थे फाड़े गए और उतारे गए प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, उससे साफ समझ में आया कि गठबंधन की वहाँ जो NDA की सरकार है वो कितना ज़्यादा घबराई हुई है। वरना इस तरीके की
तुच्छतापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। और ये चीज हम लोग देख रहे थे जब यात्रा चल रही थी, वोटर हाँ, अधिकार उसमें भी यात्रा, हुआ, तब भी उसमें जगह जगह तब भी इस तरह की कार्रवाइयां हो रही थी। इस तरह की कार्रवाइयां हुई और कल काफी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी बिहार में की गई और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था तो उस पर भी लाठीचार्ज हुआ। ये सारी चीजें देखने को मिली समीर जी। लेकिन साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अब बीजेपी और नीतीश कुमार काफी ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। इधर जो है वो चिराग पासवान जो है, जो बड़े नेता हैं एनडीए के, हाँ। और मुख्यमंत्री के दावेदार भी है बिहार में, वो चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो अकेले लड़के देख लो। अब पता नहीं वो किसको कह रहे हैं कि अकेले लड़के देखो, हो सकता है बीजेपी से कह रहे हो कि हिम्मत है तो अकेले लड़के देख लो। क्योंकि चिराग पासवान कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई, उनको सम्मान नहीं मिला तो अकेले लड़ने को तैयार हैं। हाँ, वो ये भी कह चुके हैं। उनके कार्यकर्ता जो साफ तौर पर उसने हम लोगों ने सुनवाया था समीर जी, जिस दिन बीजेपी ने बिहार बंद किया, मोदी जी की माँ को गालियां दी गई, तो उस दिन उनके कार्यकर्ता बहुत नाराज थे और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि चूंकि आज चिराग पासवान का कार्यक्रम है तो बीजेपी ने ये बंद का कार्यक्रम कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं को आने से रोका जा रहा है तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये बार बार धमकी देते रहते हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बीजेपी को ही चुनौती दे दी लगता है कि हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के देख लो। तो वहाँ काफी ज्यादा उठापटक एक तरीके से मची हुई है। अब इधर जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है वो काफी ज्यादा परेशान है। वो जो एक है अमित मालवीय जो ट्रोल आर्मी के चीफ हैं इनके बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो वहाँ ध्यान इसलिए दे रहे हैं ताकि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा ना हो। तो एक तरफ तो आप ये भी मान रहे हैं कि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो पूरा हो सकता है, हाँ। लेकिन राहुल गांधी उसको जो सपने वो पूरा नहीं होने देना। और बिहार में बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। हाँ, अभी कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की, पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। बीजेपी के बड़े नेता तो ये कह ही रहे हैं कि पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अमित मालवीय तो साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सपने को राहुल गांधी तोड़ना चाहते हैं, तो राहुल गांधी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो यानी अब मुख्यमंत्री बनने की दौड़ जो है वो एनडीए में नहीं है, इंडिया गठबंधन में। ये तो बीजेपी मान रही है फिर जी। तो ये बीजेपी की घबराहट जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, ये घबराहट दिखाई पड़ रही है। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में जब कुछ प्रस्ताव पारित होंगे, खासतौर से वोट चोरी को लेकर, और वोट चोरी का मामला इस समय सबसे ज्यादा गर्म है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहीं एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने यह मौका भी दिया कि किस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ियां की जा रही हैं और चुनाव आयोग और सरकार मिलकर साठगांठ करके ये कर रहे हैं। और इन आरोपों का कोई जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं दिखाई पड़ रहा है, चाहे राजनीतिक दलों के पूछे जाने पर कोई जवाब ना देना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये मामला जब चल रहा है तो चुनाव आयोग के जवाब या चुनाव आयोग का जो स्पष्टीकरण है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं कर पा रहा है। बार बार उनको आदेश दिया जा रहा है, सख्त भाषा में आदेश दिया जा रहा है, हालांकि सुनवाई अभी जारी है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों का रुख है उससे यह साफ पता चलता है कि एसआईआर को लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसके पीछे, उन आरोपों के पीछे इस सच्चाई है और बहुत सारे जो मजबूत आधार हैं, तभी ये आरोप लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तभी इसीलिए आरोप लग रहे हैं समीर जी साफ तौर पे कि उसमें सच्चाई है और उस सच्चाई की वजह से ही जो है वो ये एक तरह से कहा जाए कि जो चुनाव आयोग है वो झुकने को मजबूर हुआ है जी। और परोक्ष रूप से समझा जाए तो इसको स्वीकार कर रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप एकदम सच है। इसको स्वीकार कर मतलब एक समझ रहा है कि पर्दे के पीछे से चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार कर रहा है। जो राहुल गांधी की मांग थी उस मांग को एक तरीके से देखा जाए तो वो मतलब अब चुपचाप उसको लागू कर रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई आ रहा है। जी बिल्कुल। और सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है इस समय पटना में। एक बार सुनेंगे पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं क्या कह रहे हैं इस बैठक को लेकर। और पटना में ही बैठक, चुनाव है बिहार में, इसीलिए नहीं बल्कि पटना में इस बैठक का एक और भी ज्यादा महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है और उसकी चर्चा कर रहे हैं पवन खेड़ा। सदाकत आश्रम जो पटना में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे चलते हैं क्या वहां पर कह रहे हैं। मध्य छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और चूंकि शाम को होनी है इंडिया गठबंधन की भी बैठक, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि सीट शेयरिंग और नेतृत्व, किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, ये दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका उत्तर शायद आज की बैठक में मिले। लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है भूपेश बघेल से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये उसके लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं और ये केवल कांग्रेस पार्टी नहीं तय
करेगी, ये इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। लेकिन इस बैठक में, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो मुद्दे तय हो रहे हैं, जिन पर चर्चा होने की और उन पर कोई प्रस्ताव पारित होने की संभावना है, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरे होंगे, सरकार के लिए मुश्किलों भरे होंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस समय दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की विदेश नीति, उसकी विफलता दिखाई पड़ रही है चारों तरफ, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय वोट चोरी का, जिसको लेकर इस समय विपक्ष हमलावर है, चुनाव आयोग पर भी और सरकार पर भी। और हालांकि इन चीजों से ध्यान हटाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। महाबचत योजना भी लाई गई, लेकिन महाबचत योजना एक दिन के विज्ञापनों के बाद फिर कहीं दिखाई नहीं पड़ी। अमलेदु जी, शेयर मार्केट लगातार धराशायी ही हो रहे हैं, गिर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जब इतनी बचत हो गई तो फिर शेयर मार्केट क्यों नहीं उठ रहा है? हाँ, बिल्कुल समीर जी, आपने सही सवाल किया कि शेयर मार्केट क्यों नहीं उठ रहा है। और शेयर मार्केट तो प्रधानमंत्री का बहुत पसंदीदा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। बताया जा रहा है कि बचत का महा उत्सव चल रहा है, तो अगर बचत का महा उत्सव चल रहा है तो फिर शेयर मार्केट क्यों नहीं उठ रहा है? तो प्रधानमंत्री इसको क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जवाब दें, जबकि प्रधानमंत्री तो चुनाव से पहले ही कह रहे थे कि भाई खूब सारे शेयर खरीद लो और शेयर मार्केट उठना है। तो अब जिस तरीके से इसको जीएसटी को लागू किया गया और जो प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियां हैं, उनको लेकर वैसे भी समीर जी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते रहते हैं, तो ये सवाल फिर उठ रहे हैं। तो यानी कोई भी जुगत जो लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी के काम में नहीं आ पा रही है, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। और जिस तरीके से अब चुनाव आयोग झुकता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी के सामने, तो ये एक और संकट बीजेपी के लिए परेशान हो गया। और आज अपने उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जो उनका भाषण था, बीज वक्तव्य जिसको कहते हैं, उसमें साफ तौर पर कहा कि बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। यानी देश भर में एसआईआर, हाँ, देश भर में एसआईआर हो रहा, तो देश भर में अब जो है वोट काटने की साजिश रची जा रही है, ये उन्होंने कहा। जी बिल्कुल। तो ये वोट चोरी और वोट काटने की साजिश, एसआईआर, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। और ये सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी इसको लेकर यहाँ इंडिया गठबंधन ने पूरा एक यात्रा निकाली बिहार में। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली। आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक हो रही है, उसमें भी इसको लेकर रणनीति बनेगी। यानी विपक्ष की तरफ से ये एक बड़ा मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में तमाम वहाँ के बिहार के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके नाम इसमें काटे गए हैं। जो लिस्ट आई थी, ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, और उनको ये लग रहा है कि उन्हीं के नामों को वोटर लिस्ट से हटाने की ये सारी साजिश हो रही है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, और इसको लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी चर्चा होनी है। एक बार सुनते हैं सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं। वो भी इस बैठक में भाग लेने के लिए पटना में गए हुए हैं, और क्या कुछ कहा है इस बैठक को लेकर और बैठक का एजेंडा क्या है उसको लेकर। कहाँ पर हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सीडब्ल्यूसी की बैठक कभी कांग्रेस पार्टी की हुई नहीं है बिहार में, पटना में, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के तमाम आज़ादी के आंदोलन के समय कई बैठकें वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हुई है बिहार में। तो इस लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है, और बिहार में चुनाव के लिहाज से तो अहम माना ही जा रहा है, क्योंकि अब अगले महीने ही चुनाव की घोषणा होनी है। और बिहार में इस समय इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए ये एक तरीके से जीवन मरण का प्रश्न है, इस चुनाव को जीतना। बिल्कुल समीर जी, दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, और बीजेपी के लिए ज़्यादा जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी वहाँ सरकार में है, एनडीए सरकार में है, और सरकार गिरती है तो फिर ये मोदी जी के लिए बहुत संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। हालांकि आरोपी लग रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा जो है वो बिहार चुनाव में दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल। और मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, उनको भी सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर। काफ़ी मुकर रही हैं महाराष्ट्र में जो चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई थी उसको लेकर भी। तो सुन लेते हैं क्या कह रही हैं इस बैठक के महत्व को लेकर। के तमाम नेता वहां पहुंचे हुए हैं, और
पटना में होने वाली हाल के दिनों में ये पहली बड़ी बैठक इस तरह की हो रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक तो ये पहली बार हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इस जगह को क्यों चुना गया है, बिहार में चुनाव होने ही है और कई मुद्दों पर सरकार, चाहे राज्य सरकार हो वहाँ की एनडीए की और चाहे केंद्र सरकार हो एनडीए की, दोनों कई मोर्चों पर घिरी हुई है, बड़े आरोपों से घिरी हुई है। और सबसे जो गंभीर आरोप हैं वो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के, यानी सरकार की पूरी एग्जिस्टेंस पर ही, अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं कि चोरी के वोटों से बनी हुई सरकार है। बड़ा मसला है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है और इसमें एसआईआर जो बिहार में कराया है चुनाव आयोग ने, वो सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर इस समय सुनवाई चल रही है। तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वोट चोरी का है और घिरी हुई सरकार दिखाई पड़ रही है। यही नहीं, बिहार के तमाम नेताओं पर जिस तरीके से अब प्रशांत किशोर ने एक चुनौती पेश कर दी है, उसकी सफाई दे रहे हैं तमाम नेता और पार्टी के ही नेता यानी बीजेपी और जेडीयू के ही नेता अपने नेताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि खबर आ रही है कि मानहानि का दावा करने वाले हैं अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी, लेकिन मानहानि का दावा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक एक चीज, एक एक आरोप जो उन्होंने लगाए हैं उनके पास सबके प्रमाण मौजूद है। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रमाणों के साथ अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मसला है अमलेंदु जी। लेकिन इस पर अभी बिहार के किसी बीजेपी के बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है, सफाई नहीं आई। हाँ समझिए, बिहार से किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का बयान नहीं आया है और केंद्र से भी बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है कि उस पर हो सके कि आरोप सही है या गलत है और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। मतलब अब लड़ाई जो है वो सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ें। हाँ, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही यानी कि कह रही है पार्टी की तरफ से इशारा होगा कि अगर आप गलत है तो आप इस्तीफा दो, छोड़ो या सफाई दो, स्पष्टीकरण दो। नहीं, अब गलत है या नहीं ये तो समय तय करेगा कौन गलत है कौन नहीं है, लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं तो अभी तक तो समझिए देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने तमाम जो यौन अपराधी होते हैं उनके साथ भी खड़ी रहती है, खड़ी रहती है, चिन्मयानंद के साथ खुल के खड़ी रहती है, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी रहती है, ब्रजभूषण सिंह पे तमाम आरोप थे उनके साथ खुल के खड़ी रही, तो उनके साथ खड़ी रहती है। तो भाई जब आप ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं तो सम्राट चौधरी या अशोक चौधरी भाई कुछ भी भ्रष्टाचार किया हो, हमें नहीं मालूम किया या नहीं किया, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक आरोप है तो उस राजनीतिक आरोप पे तो साथ खड़े रहिए, लेकिन आप उनके साथ खड़े ही नहीं दिखाई पड़ रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जो है तो बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ दिखाई पड़ती है, समझिए। जी बिल्कुल, और इस गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन घिरे हुए हैं पार्टी के नेता और जाहिर तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो ऐसे नेताओं के ऊपर अगर भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं तो वो गंभीर आरोप है और सीधे तौर पर वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पार्टी के ही वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि ये पार्टी की छवि ही नहीं धूमिल कर रहे हैं बल्कि पार्टी का ग्राफ भी नीचे गिरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नीचे ग्राफ गिरा रहे हैं और साफ तौर पे वो तो धमकी भी दे रहे हैं आर.के. सिंह की अगर इनको टिकट दिया गया तो हम विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे, यानी ये धमकी भी दे रहे हैं कि इसका मतलब समझिए कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है। और ये सब हो रहा है कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक जो हो रही है जी, उससे ठीक पहले ये एक तरीके से फुटबॉल जो है वो बीजेपी के अंदर और एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है। परिणीति शिंदे कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर अपनी बात कही है, उसमें वो हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, परिणीति शिंदे को सुनते हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, क्या कह रही है। उस पर चर्चा होनी है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में उस पर बात होनी है और वो एक उसके खिलाफ लड़ाई को एक उसको आज़ादी के आंदोलन से जोड़कर बता रही हैं परिणीति शिंदे। सीडब्ल्यूसी के जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं गुलाम अहमद मीर, उनको भी सुनते हैं और वो भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया है, पेश किया है, उससे अब सरकार जो है वो परेशान है, चुनाव आयोग परेशान है और किस तरीके से दोनों ही घिरे नजर आ रहे हैं, चाहे सरकार हो, केंद्र सरकार या फिर चुनाव आयोग। सुनते हैं गुलाम अहमद मीर को क्या कह रहे हैं। को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने लाई हैं रिसर्च करके और बाकायदा उन सारी चीज़ों को एक बताया है कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है, वो लोगों के बीच ज़्यादा चर्चा का विषय है और इसी वजह से
वोट चोरी को लेकर लोगों में इतनी अवेयरनेस बढ़ी है। यही बात कह रहे हैं गुलाम अहमद मीर, और ये एक बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर आ रहा है, क्योंकि सरकार इसमें, केंद्र सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है और चुनाव आयोग तो घिरा ही है। हालांकि अब चुनाव आयोग भी उसमें अपने जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन कर रहा है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद उन नियमों को भी बदल रहा है कि कैसे अब लोगों वोटर लिस्ट से नाम घटाए जा सकते हैं या उनमें नाम जोड़े जा सकते हैं। लेकिन अभी तक वो इन सारे आरोपों को झूठा और गलत ही बता रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर झूठे हैं तो आप साबित कर दीजिए। लेकिन अब एसआईटी गठित की गई है जो जांच करेगी, इनसे भी पूछताछ करेगी, चुनाव आयोग से भी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी पूछताछ करेगी। तो ये दबाव भी दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं डर भी दिखाई पड़ रहा है कि सारी चीजें फिर तो साफ हो जाएंगी। इसलिए उसमें अपने बचाव के लिए क्या करें, या कुछ चीज़ें, कुछ सहूलियत दे दें, कुछ नए उपाय कर लें उन चीज़ों को सही करने की, तो शायद ये मुद्दा पीछे चला जाए। लेकिन जो हो चुका है वो तो पीछे जाने वाला नहीं है, क्योंकि केवल एक सीट का मामला नहीं है। देश भर में लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी कई सीटें हैं जहां इस तरह के आरोप लगे हैं। हाँ, बिल्कुल इस तरीके के आरोप बहुत सीटों पर लगे हैं, और राहुल गांधी ने साफ कहा था कि 25 सीटों का इनको इंतजाम करना था, वो इन्होंने इस तरीके से लोकसभा चुनाव कर किया है। तो 25 सीटें कम होते ही सरकार गड़बड़ा जाती है। मोदी जी की सरकार, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के बावजूद तो 25 सीटों का तो इंतजाम किया ही किया है। लेकिन जो वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था है उसका आरोप है कि 79 सीटों पर, 79 सीट्स पर गड़बड़ियां की गई हैं, और वो रडार पे हैं 79 सीटें। तो 79 सीटों पर बीजेपी गड़बड़ करके लोकसभा चुनाव में 2024 में सरकार बनाने की स्थिति पहुंच पाई है। ये इस तरह के आरोप है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होते हैं समीर जी। इस बीच एक बड़ी खबर है समीर जी। वो बड़ी खबर ये है कि आपको याद होगा कि जो उमर खालिद और शर्जील इमाम वगैरह की जमानत की याचिका जब चल रही थी दिल्ली दंगों के जो अभियुक्त हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 7 अक्टूबर को इस मामले को लिस्ट किया जाए, 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी जी। और उनके वकील ने जब कहा कि हमको दस्ती देने का आदेश दे दिया जाए कि हम दस्ती दे सकते हैं, तो उस पर यह आदेश भी दिया गया कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप इसको नोटिस दिल्ली पुलिस को सर्व करा सकते हैं। उनके जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनको ही आप अगर रिसीव करा देंगे तो भी वो माना जाएगा, और 7 अक्टूबर तक ये वापस आना चाहिए जवाब दिल्ली पुलिस का। अब समीर जी, कल शाम को जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है उसने ऑर्डर अपलोड किया है कि वो 7 अक्टूबर को ना होके 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि इसको जल्दी सुन लीजिए ताकि हमारे जो अभियुक्त हैं, मुवक्किल हैं, वो दीपावली से पहले बाहर आ जाए। तो अब तो ये छठ के बाद, दीपावली छोड़िए, छठ के बाद जो है ये अब सुना ही जाएगा, 27 सितंबर कर दिया। अब सवाल ये है कि जब एक खुली अदालत में जब आदेश आ गया, ये आदेश हम लोग दिखा रहे हैं वो, हाँ, ये है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जब उसमें उन्होंने तारीख दी। तो जब अब सवाल यही समझिए कि जब खुली अदालत में 2 जजों की खंडपीठ ने स्वयं डेट दे दी और ये भी कह दिया वादी जो थे उनको कि आप प्रतिवादी के स्टैंडिंग काउंसिल को ही आप यही नोटिस सर्व करा दीजिए, वो नोटिस सर्व माना जाएगा। तो इसके बाद और जब 7 अक्टूबर लगा दी कि 7 अक्टूबर तक आना चाहिए, तो ये आखिर रजिस्ट्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने वाली कौन होती है? ये 7 तारीख को 27 कर दिया गया। ये तो वैसे ही है कि जैसे चुनाव आयोग ने तमाम मकान नंबर बदल दिए। हाँ, तो अब इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को भी किस तरीके से गवर्न करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब ये प्रशासनिक काम देखती है ठीक है, लेकिन जो जज साहब आदेश देते हैं उस आदेश को थोड़ी बदल सकती है। तो यहाँ तो जज साहब का आदेश ही बदल दिया गया। जज साहब का आदेश था कि भाई 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी, और आपने 7 अक्टूबर की बजाय उसको 27 अक्टूबर कर दिया। इसी तरीके के और घपले भी पकड़ में आ रहे हैं रजिस्ट्री के, और आज तो हद तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट को ये रजिस्ट्री को मतलब आदेश देना पड़ा है कि रजिस्ट्री में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी जांच की जाए। एक मामला ऐसा था कि 3 साल तक वो लिस्ट ही नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, और 3 साल के बाद जब याचिकाकर्ता जो पहुंचे कि साहब 3 साल से इसको लिस्ट ही नहीं हो रहा है, जबकि हाई कोर्ट में मुकदमा खत्म हो चुका है, चूंकि वहां फैसला हो चुका, तब जो है वो जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच जो है उन्होंने फिर सख्त उसमें आदेश दिया और ये कहा कि यह 23 सितंबर 2025 को ही लिस्ट हो पाई, जबकि सेवा पूरी होने के तुरंत बाद इसको लिस्ट किया जाना था, जो 30 मई 2022 को पूरी हो गई थी। यानी कि इसमें 3 साल से ज़्यादा की देरी हुई। और हाई कोर्ट में आपराधिक मामले को खारिज करने के फैसले को देखते हुए कोर्ट ने याचिका
याचिका को हालांकि फायदाहीन बताया, लेकिन इसे चिंता का विषय भी कहा। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट की रजिस्ट्री में प्रशासनिक चूक को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो समीर जी, उमर खालिद के मामले में प्रशासनिक चूक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को आदेशों को बाईपास करने की रजिस्ट्री की तरफ से कोशिश के तौर पे इसको दिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो वकील हैं, अधिवक्ता लोग हैं, वो इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि बहुत ही गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट के जज जब सुनवाई करके और ये तारीख दे रहे हैं कि अगली तारीख 7 अक्टूबर होगी, तो वो 27 अक्टूबर कैसे हो जा रही है। निश्चित तौर पर ये जानबूझकर हुआ है, किसी के निर्देश पर हुआ है, या फिर ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, या फिर ये ह्यूमन एरर है, लेकिन मसला गंभीर है क्योंकि 7 तारीख से 27 तारीख यूं ही नहीं हो सकता है। और इसको लेकर अब देखते हैं कि इस पर क्या जवाब आता है, क्या सफाई आती है, किस तरीके से ये हो गया है। लेकिन जो ये उदाहरण दिख रहे हैं इसी तरीके के और कि रजिस्ट्रार के लेवल पर, यानी जो प्रशासनिक कार्रवाई देखी जाती है, वहां सुप्रीम कोर्ट के जजों के आदेश को भी, उनके निर्देश को भी किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट समीर जी सब जगह देखता रहेगा, लेकिन अपने यहाँ नहीं देख पा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सवाल तो उठेंगे ही, निश्चित सवाल होगा। इससे पहले भी सीजीआई जो कह चुके हैं कि आखिर रजिस्ट्री में हो क्या रहा है। हाँ, तो रजिस्ट्री में हो क्या रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना होगा ना, सीजीआई को देखना होगा कि रजिस्ट्री कर क्या रही है। भाई आप अगर अपनी रजिस्ट्री नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप देश में न्याय को कहाँ दे पाएंगे आप? तो ये तो गंभीर सवाल है। इसी तरीके से समीर जी, एक गंभीर मसला जो है वो चल रहा है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, वो 15 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर, और वहाँ उसको 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर। हमारे एक दर्शक है पुरुषोत्तम नायर जी, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप इस मुद्दे उठाइए। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं सोनम वांगचुक की, और निश्चित तौर पर यह बड़ा मसला है। और राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मसले पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जब गए थे लद्दाख, तो लद्दाख में ही लोगों ने उनको बताया था कि चीन कहां तक घुस आया है। तो ये गंभीर मसला है। तो राहुल गांधी चूंकि चीन के अतिक्रमण को लेकर लगातार बात करते रहे हैं, तो सोनम वांगचुक के इस मसले को भी राहुल गांधी को एडजस्ट करना चाहिए। वो जाए चाहे उनकी पार्टी से कोई और जाए, उनको वहां जाना चाहिए। जी बिल्कुल, वहाँ जाना चाहिए। 15 दिन हो गए उनको अनशन करते हुए, और कई सारे मुद्दों को लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं, पर्यावरण को लेकर भी, और चीन जिस तरीके से भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है उसको लेकर। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। दिल्ली आकर जब अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं तो उनको रोक लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अभी एक बार फिर वो 15 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। और इधर CWC की जो बैठक हो रही है पटना में, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, और चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर तमाम जो मसले हैं वो शायद आज हल हों, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी इसको कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अब चुनाव आ गया है और अगर बैठक होती है तो फिर निश्चित तौर पर इस पर यह फाइनल डिसीजन अब तो लिया ही जाना चाहिए, और हो सकता है कि इस पर कुछ लिया जाए, क्योंकि पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं का भी, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का दबाव भी है कि इसको जल्दी फाइनल किया जाए ताकि लोग अपने इलाकों में चुनाव की तैयारियां कर सकें। हालांकि इन सब के बीच जो वोट चोरी का मसला है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मसला है। और क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको भी सुन लेते हैं, और सीधे ये अपील कर रहे हैं कि चोरी के वोटों से बनी सरकारें हैं, इनको यहाँ से बाहर किया जाए। अपील कर रहे हैं क्योंकि अजय राय इसलिए काफ़ी चर्चा में है कि क्योंकि माना यह जा रहा है कि वाराणसी की सीट भी इसी तरीके से जीती गई है, और अजय राय खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं। खैर, सुन लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं वो CWC की बैठक को लेकर। अजय राय, और अजय राय भी वोट चोरी के एक तरीके से विक्टिम अपने को बता रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से बनारस से वो हार गए लोकसभा का चुनाव, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जीत गए। इसकी बात वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, और कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी के निशाने पर जो अगली सीट है जहां उनका रिसर्च वर्क चल रहा है वो वाराणसी ही सीट है, और कभी जल्दी ही शायद वो उसका खुलासा भी होने वाला है। खैर, अभी जो बातें हैं, जो CWC में जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जबरदस्त हमला बोला है, और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के ही दबाव में है। बीजेपी अब नीतीश कुमार को बोझ मानने लगी है, ये उन्होंने ट्वीट किया है, ये बात कही है। हाँ, ये वहाँ
सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा है सीडब्ल्यूसी बैठक में कहा है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को बोझ मानने लगी है, ये उन्होंने साफ तौर पे कहा है। और बिहार को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि बिहार के युवा जो हैं वो घोटालों से परेशान हैं। बिहार में भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है, हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। ये सारी बातें कही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। समीर जो उन्होंने अपना उद्घाटन भाषण दिया है अमलेंदु जी, उसकी भी चर्चा की जाए। बहुत सारे मुद्दे और खास तौर पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की जो नाकामी है वो दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम वादे किए थे और उन वादों पर क्या अमल हुआ है साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाती रहती है। हाँ बिल्कुल, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती रहती है। और ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि प्रधानमंत्री के दोस्त ने देश को संकट में डाल दिया है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बनाकर झंडोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। और कल तो समीर जी डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन महासभा में कह दिया कि भाई मैंने 7 बार रुकवाए और भारत पाकिस्तान का बार भी मैंने रुकवाया जी। ये फिर से कह दिया, 45वीं बार जो है ट्रंप ने ये बात कही है। तो ये अब दिखाया जा सकता है। अच्छा, कल उनका ट्रंप का जो था वहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। तो टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर जो ट्रंप ने कहा, उनका कि मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बात कर सकता हूँ। तो ये किसकी तरफ इशारा था? यानी बड़ी गंभीर मसला है और ये शोध का विषय है। शोध का विषय किसकी तरफ आप समझा सकता है किसकी तरफ, क्योंकि जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो हमारे यहाँ एक महामानव है, वो अबला का डबरा डबरा का अबला करने लग जाते हैं। तो क्या अपने दोस्त के लिए ही जो थे वो कह रहे थे ट्रंप कि मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बोल सकता हूँ, मेरा दोस्त जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकता। बहरहाल, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है समीर जी, वो काफी महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने जो और कहा है वो भी आप बता सकते हैं क्या क्या कहा है? बिल्कुल, उन्होंने कि ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है, असमानता चरम पर है, अमीर ज्यादा अमीर बन गए, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के 3 काले कानूनों की वजह से आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके तलाशती रहती हैं। भाजपा ने जनवरी 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने विकास का वादा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। डबल इंजन का दावा खोखला साबित हुआ, केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। तो बहुत सारी और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर की चर्चा की है कि 15% से ऊपर है, हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। ये सारी बातें, और अभी पिछले दिनों भी कुछ आंदोलन कर रहे थे, उनको भी भगाया है पुलिस वालों ने बिहार में, पटना में। हाँ, पटना में बीपीएससी की परीक्षा जो कर रहे थे, दरोगा की भर्ती को लेकर कर रहे थे कि इसमें ना हो। और जो एक और बड़ी बात जो कही है उन्होंने समीर जी, ये उनका मतलब सीधे सीधे हमला जो है नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों के ऊपर बोला है। और उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह खुलकर अब सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। तो ये वो कहना। और एक चीज और जो है कि बिहार की प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिला पाए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार ने तो आज से 30 साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी। इसे डबल इंजन की सरकार यहाँ नहीं कर पाई। हाँ, यहाँ क्यों नहीं कर पाई? और जब नीतीश कुमार अगर ये श्रेय लेना चाहते हैं कि साहब उन्होंने जातिगत सर्वे कराया था, तो फिर इसको लागू कराओ। फिर अगर नीतीश कुमार का वो काम था, क्योंकि ये कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के दबाव में जो थी वो वहाँ जातिगत सर्वे कराया गया, और वो भी कायदे से नहीं कराया गया। राहुल गांधी का ये आरोप है जिस तरीके से तेलंगाना या कर्नाटक में कराया गया। लेकिन अगर नीतीश कुमार इसका श्रेय लेना भी चाहते हैं कि उन्होंने कराया था, तो फिर आप इसको 65% को क्यों नहीं करा पा रहे हैं? 69% की जब तमिलनाडु में है तो यहाँ 65% क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन उन्होंने एक और तगड़ा हमला जो है वो बोला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जी। और वो जो कहा योगी आदित्यनाथ की चर्चा उन्होंने CWC की बैठक में की है। और जो कहा है उन्होंने कि अजीब बात यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख भी लिखा था, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आपके मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं? क्या ये सही है?
है, आपको जनता को बताना चाहिए। अमलेंदु जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस तरह की रैलियों पर, जहां जाति आधारित रैलियां हो रही हो या जाति FIR में जाति का नाम नहीं लिख सकते हैं, ये एक निर्देश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कई पार्टियों के सहयोग से सरकार चला रही है उत्तर प्रदेश में जो जाति आधारित पार्टियां हैं। वो अब उन पार्टियों के भीतर बेचैनी है। उनमें निषाद पार्टी के नेता जो है संजय निषाद, उनका बयान भी आया है कि इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। दूसरी बात समझ लीजिए कि अगर जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, आप देखिए इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। जाति का नाम FIR में नहीं लिखा जाएगा तो फिर ये बताइए SC ST के मुकदमे कैसे कायम होंगे। हाँ। यानी ये सीधे सीधे SC ST के मुकदमे कायम ना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है जी। तो ये भी एक चीज़ है। इसकी तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना जो है वो ध्यान CWC की बैठक में खींचा है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो अभी तक गठबंधन को लेकर बातें चल रही थी, शोषे छुड़े जा रहे थे, बीजेपी समर्थन मीडिया जो है, जिसको मुख्यधारा का मीडिया या TV मीडिया जो कहा जाता है, भोंपू मीडिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं चाहता हूँ आज यहाँ से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से स्वर्णिम बिहार का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। यानी कि गठबंधन दलों के साथ मिलकर। तो ये अभी तक जो चलाया जा रहा था, सब राहुल गांधी की सक्रियता वहां बढ़ रही है तो वहां अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस तेजस्वी को पीछे कर रही है, RJD को पीछे कर रही है, राहुल गांधी आगे बढ़। अरे यही तो बगल कह रहे थे भाई अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्या गठबंधन मजबूत नहीं होगा जी? आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस कमजोर रहे तो गठबंधन मजबूत हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो या RJD कमजोर हो जाए और गठबंधन मजबूत हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। जब सारे दल मजबूत होंगे गठबंधन के तभी मजबूत होंगे भाई। ये बीजेपी में चल सकता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो तो बीजेपी को लगे कि साहब अकेले आ जाए, बीजेपी मजबूत हो जाएगी, अकेले आ जाए, उनका लक्ष्य हो सकता है। और जो आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे की मानसिक तौर पे जो उनको बीमार मान लिया है, बोझ लगने लगे नीतीश कुमार बीजेपी को, तो बीजेपी के अंदर ही हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जी। बिल्कुल, ये कि जो वहां पर क्या CWC में क्या होने वाला है और किस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की रणनीति होगी वो भी तय कर दी गई है। और जो एक चीज और है कि 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। और ये आखिर में सबसे आखिर में उन्होंने ये बात कही है। सबसे आखिर में कही है। तो यानी सभी CWC की बैठक जो ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं है, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि बिहार से ही मोदी जी के शासन की अंत की शुरुआत होगी। तो बिहार फिर एक बार देश को रास्ता दिखाएगा। ये संदेश जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं कि यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की भी शुरुआत होगी। तो इसको कांग्रेस की CWC को देखा जाए समीर जी, तो देश की राजनीति को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है यहाँ से जो कांग्रेस अपना रास्ता लेकर निकली। जी बिल्कुल। और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार हैं, उनको भी हम लोग सुनते हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी पहुँचे हैं और कई सारे नेता इस समय पटना में मौजूद हैं CWC की बैठक में। DK शिवकुमार को सुनते हैं क्या कह रहे हैं CWC की बैठक के बारे में। CWC की बैठक बेहद अहम है और बिहार चुनाव को देखते हुए बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। और सबसे जो प्रमुखता से वहाँ पर मुद्दा इस समय छाया हुआ है, नेताओं के बीच में भी जो चर्चा का विषय है, वो है वोट चोरी। और वोट चोरी को किस तरीके से सार्वजनिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राहुल गांधी ने, उसकी चर्चा वहां पर जबरदस्त तरीके से हो रही है। बिल्कुल उसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है समीर जी कि राहुल गांधी ने क्या भूमिका निभाई है और इसको लेकर तमाम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के नेता ही नहीं, अन्य दलों के नेता भी जो है वो इसको लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक नया रास्ता निकलेगा। और अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे समीर जी कि बहुत से हमारे दर्शक जो है वो गुड मॉर्निंग और नमस्कार और बहुत सी बातें लिखते हैं, तो हम लोग का जवाब देना इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि ब्रेकिंग खबरें होती हैं और लगातार हम लोगों की निगाहें जो है वो
फीड पर लगी रहती हैं कि क्या क्या खबर आ रही है, जी। तो इसलिए वो जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन सबको जो है हम शुरुआत में ही नमस्कार कर देते हैं, चलते समय भी नमस्कार करते हैं, तो सब उसमें शामिल रहते हैं। जी बिल्कुल, शामिल रहते हैं निश्चित तौर पर, और दर्शकों को भी ये पता ही है कि सबके जवाब संभव नहीं है, क्योंकि उस समय नज़रें जो रहती हैं वो तमाम ब्रेकिंग खबरों पर रहती हैं, अपडेट्स पर रहती हैं, जो हम आपको लगातार बताते चलते हैं, और बीच में उनके बिटवीन द लाइंस भी उसकी चर्चा हम लोग करते चलते हैं। लेकिन ये दर्शकों को ये सारी बातें हमें पता है कि उनको मालूम है। और फिर CWC की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहाँ अब बिहार में एक बदलाव की पूरी भूमिका बन रही है, पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, इंडिया गठबंधन के घटक दल अलग अलग भी वहाँ पर सक्रिय हैं और एक साथ भी सक्रिय हैं, वो बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए बहुत ही मुसीबतें खड़ा करने वाला है। क्योंकि अभी कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों के भीतर किस तरीके से अब एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के नेता खुलकर अपने दूसरे नेताओं के, मंत्रियों के खिलाफ बयान देने लगे हैं और ये कहकर दे रहे हैं कि उनको कोई डर नहीं है कि पार्टी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। हालांकि अभी तक आरके सिंह के खिलाफ भी किसी का बयान नहीं आया कि उन्होंने जो सम्राट चौधरी या दूसरे नेताओं को लेकर जो बातें कही है। हाँ, तो समीर जी इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मतलब अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल के खिलाफ क्या दिल्ली से ही कोई साजिशें रची जा रही हैं? क्योंकि अगर आरके सिंह खुलकर ये बात कर रहे हो, धमकी भी दे रहे हैं कि हमको निकाल दो, तो हम तो करेंगे खिलाफत। तो अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और आरके चौधरी ना तो इनका मतलब बचाव का कुछ रास्ता निकाला जा रहा है सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल का, और आरके सिंह जो उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो क्या ये सब कुछ दिल्ली के इशारे पर ही हो रहा है? ये इस तरह की बातें भी अब बिहार में चलने लगी। जी, अब नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं बहुत ही खास माने जाते हैं, कहा भी जा रहा है कि वो, माफ कीजिए, नीतीश कुमार के, और यानी वो जेडीयू के प्रवक्ता है, कहा भी ये जा रहा है कि वो बिना नीतीश कुमार के इशारे के इतने गंभीर आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल गंभीर आरोप नहीं लगा सकते। ये कहें कि भाई नीतीश कुमार ने जो है वो उनका सख्त रवैया है, इसको लेकर आप पे आरोप लगे तो आपको सफाई देनी है। भाई आरोप तो कोई भी किसी भी कुछ लगा सकता है, हम पे ही कोई कुछ आरोप लगा दे, हम ही किसी भी कुछ आरोप लगा दे। तो लेकिन जब आरोप लगाने वाला अगर कोई सबूत पेश नहीं करे, जैसे प्रशांत किशोर ही आरोप लगा रहे हैं, तो अब आरोप प्रशांत किशोर पर भी लग रहे हैं कि उनको जो व्यक्ति चंदा दे रहा है, 14 करोड़ रुपया जिसने चंदा दिया, उसके ऊपर बहुत आरोप है जिससे उन्होंने चंदा लिया। इसलिए कि अब आरोप, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप लगने पर पार्टी जिसके साथ खड़ी ना हो, तो समझा जा सकता है कि अंदर भी कुछ चीजें चल रही है। बिल्कुल। और इसमें इन सब के बीच जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की चुनाव की तैयारियां हैं और इंडिया गठबंधन के घटक दलों की एक मजबूती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। और एक लालू प्रसाद का भी एक ट्वीट अभी अभी आया है, उस माफ कीजिएगा राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का CWC की बैठक को लेकर उसमें लिख रहे हैं, और उन्होंने सीधे फिर उसी खबर की जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, उसी खबर को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि ज्ञानेश जी, यानी वो संबोधित कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, कि ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप? यही सवाल जो है आ गया। अब हम लोग चलते चलते ये ट्वीट भी राहुल गांधी का आ गया कि भाई ज्ञानेश कुमार जी अब बताइए कि आप चोरों को कब पकड़ेंगे, और सबूत आप CID को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कब दे रहे हैं? तो अब सबूत तो CID को देने पड़ेंगे, समझिए नहीं देंगे तो CID बुलाएगी फिर ज्ञानेश कुमार जी। बिल्कुल, वहाँ बुलाएगी और फिर पूछताछ करेगी, तब तो बताना ही पड़ेगा, तब खामोश भी रहेंगे, उसको भी तब जवाब माना जाएगा। तो ये बहुत अब एक बड़ा मुद्दा हो गया है, और राहुल गांधी ने फिर जो अब सवाल दागा है चुनाव आयोग के इस नए परिवर्तन के बाद, जिस तरह से अपनी वेबसाइट में उन्होंने मतदाता सूची में नाम डालने, ऐड करने और डिलीट करने को लेकर जो बदलाव किए हैं, उस पर भी और सवाल पूछा है। तो क्या ज्ञानेश कुमार इसका जवाब देते हैं या फिर वो SIT के सामने ही जवाब देंगे? अब ये देखना होगा, रहेगी इस पर निगाह।